हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेस। आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत में संविधान लागू होने की तिथि से मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें, मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हर एक वोट नई सरकार एवं लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वो है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है अगला दिवस और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर बार 25 जनवरी, सॉरी यहाँ पे दिसंबर हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो वो 25 जनवरी ही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का फैसला किया है। भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत का जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को ही होता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग ने इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। क्या नाम होगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। संजीव गोयनका ग्रुप की इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया है। किसको? केएल राहुल को। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो है रतन टाटा। कौन सा है? तो असम वैभव है। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, और वो प्रदान किया गया है रतन टाटा को। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम सरकार का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए हम बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,30,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी कि अचारी खीरे का निर्यात किया है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए कई पहले शुरू की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जिर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जिर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना के तहत जिर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म की मंजूरी भी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जिर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिसमें से 370 गायें हैं। बट दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा भी हासिल हो जाएगी। अगला है, योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योग्यता मोबाइल फ़ोन ऐप जो है वो सामान्य सेवा केंद्र सीएससी ने लॉन्च किया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स सीएससी ने हाल ही में योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन
लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करना। इसमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा, CAD, 3D प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रमों तक पहुंच शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI लॉन्च किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया है। इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला सबसे ऊपर है। इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले भी शामिल हैं। ये सूचकांक एक ढांचा दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? तो इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली मसालों की एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। कहाँ पर मुख्यालय है स्पाइस बोर्ड का? तो मुख्यालय है केरल के कोच्चि में। स्पाइस बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है। भारत 180 से अधिक देशों को 225 विभिन्न मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। ये एक 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह एक 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्मैम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? तो इसका आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्मैम शुरू किया है। ठीक है, इस मिशन के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, रिसेंटली क्यों चर्चा में रहा? तो इसलिए क्योंकि किसानों के खेत में इस तकनीकी का प्रदर्शन करने के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, CVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। FPO को कृषि ड्रोन की लागत का 70% तक मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।